Hello student, this is Praveen sir. I am going to teach you second part of gravitation chapter. Okay, so let's start with the topic circular motion. So here I have written the definition of the circular motion. The motion of the particle along the circumference of the circle is called circular motion. Okay, सो आपको समझना यहाँ पर ये है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है. सर्कमफ्रेंस होता है मीन्स एक रेंज होता है, जो सर्कल का एक रेंज होता है. जैसे कि यहाँ पर आप बिलो डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक पेंसिल से सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. सो कोई भी पार्टिकल अगर इसी सर्कल में घूमता रहेगा कंटिन्यूसली तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन. ओके, सो ये सर्कुलर मोशन इसी फॉर्म में कंटिन्यूस, जैसे कि आप कोई सर्कुलर ट्रैक पर रन करते हो तो आप सर्कुलर मोशन में रन कर रहे हो. तो सर्कुलर मोशन का एक टाइप होता है, दैट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, दोनों के डेफिनेशन में बहुत माइन्यूट से चेंजेस है. ओके, डेफिनेशन आप देखोगे जैसे कि सेम एज इट इज़ ही है, बट थोड़ा सा चेंज है. द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन शॉर्ट फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं UCM. यहाँ पर आपको एक वर्ड आया है कांस्टेंट स्पीड. ये आपका कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजिंग वर्ड है, क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, और अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है, सो दैट मीन्स एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रन करता है. ओके, सो सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया. नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि सर्कल के टूवर्ड सेंटर की तरफ एक्ट करता है. ओके, मीन्स की डेफिनेशन में आप देखोगे यहाँ पर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, दैट इज CPF, मतलब होता है mv², यानी कि mv²/r. CPF मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. जैसे कि ये सर्कल का सेंटर हो गया यहाँ पर, राइट. यहाँ से सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से. ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया. सो यहाँ पर मेरा पार्टिकल है, इसको नाम दे दिया मैंने P. पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है ऑलवेज भी, कोई भी पार्टिकल का जो इनिशियल मोशन होता है ऑलवेज भी स्ट्रेट होता है, राइट. ओके, बट हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर सेंटर की तरफ से एक फोर्स अप्लाई होता है. जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं कि अगर हमने एक स्टोन लिया और उसको थ्रेड से टाइट किया और उसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो होता क्या है कि वो स्टोन जो है नंबर ऑफ टाइम बार बार सेंटर की तरफ एक्ट होने की कोशिश करता है, यानी टूवर्ड सेंटर ओरिजिन O की तरफ आने की कोशिश करेगा, जैसे कि ये एरो यहाँ पर दिखा रहा है, राइट. बट यहाँ पर क्या होगा कि उसके ऊपर जब वो सेंटर की तरफ एक्ट होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, और जिसकी वजह से वो सेंटर की तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर पार्टिकल आएगा और उसका डायरेक्शन जो बनेगा वो ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाएगा. ओके, और अगर ये फोर्स नहीं होगा तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी. अगर ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो वो जो स्टोन होगा सीधे थ्रोन आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा, स्ट्रेट बाहर की तरफ, यानी कि वो फोर्स हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो इस तरीके से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वर्क करता है. एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ऑलवेज टूवर्ड सेंटर की तरफ एक्ट करता है. कोई भी जो बॉडी होती है वो हमेशा अपने एक लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर मोशन में ट्रेवल करती है, बट हमें क्या करना पड़ता है कि अगर वो बॉडी टूवर्ड सेंटर की तरफ एक्ट करनी है तो यानी कि सेंटर की तरफ से उसकी तरफ फोर्स आएगा, और जिसकी वजह से वो सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी मोशन करना स्टार्ट कर देगा. इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सन जो होता है एक सेंटर पॉइंट है हमारे सोलर सिस्टम का, और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक्ट होता है, जिस वजह से वो हमेशा टूवर्ड सन की तरफ आने की कोशिश करते हैं, बट उनकी वेलोसिटी की वजह से वो अपना एक ऑर्बिट डिज़ाइन करते हैं. ओके, सो वो ऑर्बिट जो उन्होंने डिज़ाइन किया है उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था कैप्लर्स था. ओके, 16th सेंचुरी में कैप्लर्स ने प्लानिटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था,
राइट। तो उन्होंने अपने प्लानिटरी सिस्टम में 3 लॉ बताए थे, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। हम वन बाय वन देखेंगे कि कैप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, कैप्लर्स सेकेंड लॉ क्या होता है एंड कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं कैप्लर्स फर्स्ट लॉ से। कैप्लर्स ने प्लानिटरी सिस्टम में फर्स्ट लॉ ये बताया कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन फोकाई। ओके, मीन्स क्या होता है कि जो भी आपके प्लैनेट्स हैं जो सन के सराउंड में मूव होते हैं, घूमते हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। लेट अस कंसीडर, अगर हम सपोज करते हैं कि ये एक इलिप्स है, ओके, और किसी भी इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, यानी कि 2 फोकस होते हैं, ये फोकस 1 और ये फोकस 2। ओके, फोकस वर्ड जो होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है, इंग्लिश के ग्रामेटिकल में हम लोग बोलते हैं, बट जो फोकाई होता है, फोकाई मीन्स प्लूरल होता है। ओके, तो ये प्लूरल है, यानी कि फोकस का आप बोल सकते हो हिंदी में जैसे बहुवचन, एक वचन, उस तरीके से। तो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया है ऑलरेडी, डायग्राम में ये दिखाया हुआ है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, एक फोकस होता है, बट किसी भी एलिप्टिकल ऑर्बिट का हमेशा 2 सेंटर पॉइंट होता है, मतलब उसको बोलते हैं फोकाई। एक पॉइंट यहाँ पर हमने कंसीडर किया, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज करते हैं हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा हमने कंसीडर किया, यहाँ पे सन है, यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पे। तो ये जो प्लैनेट्स है हमारा, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे प्लैनेट्स ले लिया, हमारा प्लैनेट्स अर्थ हो गया, तो ये सन के सराउंड में इस तरीके से हमेशा रिवॉल्व होते रहेगा, बट वो ऑर्बिट सर्कुलर ना होके वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ था, क्योंकि कैप्लर्स के बताने से पहले, यानी कि प्लैनेटरी सिस्टम का ये मोशन बताने से पहले लोग समझते थे कि जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बट कैप्लर्स ने बताया कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के सराउंड में रिवॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कैप्लर सेकेंड लॉ। कैप्लर सेकेंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये मतलब तो आप तो समझ ही गए होंगे। ओके, बट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया मीन्स क्या होता है, देखो ध्यान दो, हमेशा इस बात का ध्यान देना कि ये हमारा जैसे कि सेंटर्स एक फोकाई हो गया एस, जिसको हमने सन को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर हमारा प्लैनेट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। ये सपोज़ करो हमारा प्लैनेट यहाँ पर है फ़िलहाल के लिए, यहाँ से सन से मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया, ये पॉइंट पे हमारा प्लैनेट है। ओके, इसको हमने नाम दे दिया समझो ए से प्लैनेट को पॉइंट बी तक जाने के लिए, ठीक है, एक टाइम इंटरवल लगता है, और वो टाइम सपोज़ किया हमने T0। ओके, यानी कि T0 टाइम इंटरवल में हमारा जो प्लैनेट है पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करता है। सेम उसी तरीके से हमारा प्लैनेट जब यहाँ पर सपोज़ करो ये पॉइंट पर आता है, यहाँ पर, ओके, इसे हम नाम देंगे ए डैश, और वो सेम टाइम इंटरवल दैट इज़ T0 टाइम इंटरवल में वो यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कवर करता है, दैट इज़ बी डैश। तो हम इसे भी ड्रॉ कर लेंगे एक बार थोड़ा। ओके, सो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है कि टाइम इंटरवल पॉइंट ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया प्लैनेट ने, वहाँ भी टाइम T0 था। ओके, और यहाँ पर जब वो सन के नियर बाय आता है तो वहाँ पर भी टाइम T0 था, राइट। सो दैट मीन्स ये बताता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यानी सन से प्लैनेट को जो लाइन जॉइनिंग होती है वो स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो ये पूरा एरिया बनता है, जिसको मैं यहाँ से पेंसिल से थोड़ा लाइनिंग स्पॉट दिखा देना चाहता हूँ आपको, और ये दोनों जो एरियाज़ आपके डिज़ाइन होते हैं ये इक्वल एरियाज़ हैं। ओके, अब आप सोचोगे कि इक्वल कैसे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस,
ए डैश बी डैश का जो डिस्टेंस है, ओके, मीन्स कि आपका ए डैश बी डैश इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी प्लैनेट जब सन के क्लोज होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट होता है, जिसकी वजह से उस प्लैनेट की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। समझ में आई बात? ओके। और यहाँ पर आप देखोगे जब वही प्लैनेट यानी कि दूर था तो उस प्लैनेट को यहाँ से ए से बी तक जाने में टाइम इंटरवल तो उतना ही लगा, लेकिन उसका जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि ए डैश बी डैश इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो डिस्टेंस से हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के बहुत ही क्लोज होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट होता है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उस प्लैनेट की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? और पहले ही मैंने आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में बताया था कि सन से अगर कोई भी प्लैनेट का डिस्टेंस नज़दीक है तो उसे हम लोग बोलेंगे दैट इज़ पेरिजी, और अगर सन से प्लैनेट का डिस्टेंस दूर है तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ अपोजी, राइट। ओके, सो ये आपको तो पहले से ही पता है, रिमाइंड रखना है इसको बस। इज़ दैट क्लियर? सो मूव ऑन टू द थर्ड लॉ, दैट इज़ द केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Okay, square of its period, period का मीन्स होता है टाइम। पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम से, ये आपको समझना है, ठीक है, जिसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जो प्लैनेट्स का एक टाइम पीरियड होता है सन के अराउंड में रिवोल्यूशन करने का, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी कि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। ओके, सो क्यूब, दैट मीन्स ये क्यूब आपको दिखा रहा है आर क्यूब। सो इक्वेशन यानी कि आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या बनता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ओके, अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर जैसे कि यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में आपका सन यहाँ पर हो गया। अगर प्लैनेट सन के सराउंड में रिवॉल्व करता है तो यहाँ पर आएगा, तो ये डिस्टेंस इतना हो गया, राइट। बट अगर यहाँ पर रहेगा तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया। ओके, सो डिस्टेंस जो होते हैं कि ये समटाइम्स क्या होता है कि सन के नज़दीक भी आता है प्लैनेट और सन से दूर भी जाता है, ये उसका मोशन होता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ को सन के सराउंड में रिवॉल्व होने के लिए 365 डेज मीन्स 1 ईयर लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग जुपिटर को उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और नेपच्यून जो सबसे फारटेस्ट प्लैनेट है उसे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इस हिसाब से जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज़ करते हैं जैसे कि ये हमारा यहाँ पर एक पहला रोटेशन पीरियड है सर्कल में, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर सेंटर में हमने सन ले लिया, सन से ये डिस्टेंस दिखाया, प्लैनेट यहाँ पर है। सो ये अपना एक रिवोल्यूशन बनाएगा। ओके, इसको आर से दे दिया। सो सर्कल है यानी एक पेरीमीटर है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2πr विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बट एक रेड कलर में जो दूसरा सर्कल हमारा ड्रॉ किया हुआ है, यही डिस्टेंस अगर हम मेज़र करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। सो इसको हम लोग h कंसीडर कर देते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा यानी कि 2πr + h होगा, राइट। तो यानी कि पहले जो प्लैनेट है वो सन के सराउंड में रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, और जो दूसरा प्लैनेट है जो सन के सराउंड में रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड कुछ और होगा। सो दैट मीन्स हर एक डिफरेंट प्लैनेट का टाइम पीरियड सन के सराउंड में रिवॉल्व करने का डिफरेंट होता है। सो उसी के बेसिस पे कैपलर्स ने ये बताया कि जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलवेज भी स्क्वायर होता है एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब होता है, यानी कि क्यूब ऑफ इस मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, सो ये आपका एक बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला बनेगा
हम प्रोपोर्शनलिटी टर्म को यहाँ से रिप्लेस करते हैं। सो एक इक्वल टू होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। सो यहाँ पर दैट इज ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर के को हमने यहीं पर रखा, आर क्यूब को हमने यहाँ पर लेके आए, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म। Move on to the next topic, that is the uniform circular motion और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो वो एक छोटा सा नॉर्मल टॉपिक है, बट उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डिड न्यूटन्स अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला था आपका एफ इज इक्वल टू जी एम1 इंटू एम2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि नॉर्मली क्या होता है कि डिस्टेंस को जो होता है हम लोग डी के फॉर्म में लेते ही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एफ इज़ इक्वल टू जी एम1 एम2 अपॉन डी स्क्वायर। ये मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, राइट, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया था। बट अब जैसे जैसे फॉर्मूलेस चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिस्टेंस r से डिनोट किया हुआ है, इसलिए हमें इस d को जो है इस d को r से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, सो कंफ्यूज मत होना कि सर ने एक बार d लिया और यहाँ पर अभी r ले लिया, दोनों ही डिस्टेंस से मैटर करते हैं, d भी डिस्टेंस है r भी डिस्टेंस है, बट कैप्लर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें d को रिप्लेस करके अभी यहाँ पर r को पुटअप करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था f इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये जो है आप देखोगे फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, राइट, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होगा, राइट, यहाँ पर आपको ऐसा दिखाया गया है। सो एक्चुअली यही पूछ रहा है आपसे कि वाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको फाइंड आउट यही करना है कि आपका जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया हो गया है। यहाँ पर एस का मतलब हो जाए दैट इज़ द सन, पी का मतलब हो गया आपका प्लैनेट, और आर मतलब डिस्टेंस हो गया सन और प्लैनेट के बीच का। सो इन द गिवन सर्कल एस डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द सन, पी डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट एंड एट अ गिवन इंस्टेंट, एंड आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। हियर द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज यूनिफॉर्म, जो प्लैनेट की स्पीड है यानी जो सन के सराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है वो यूनिफॉर्म है। सो वो इक्वेशन एक बनाता है, इट इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, सो मतलब यहाँ पर आपका बनेगा v इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई r, और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है t। सो फॉर्मूला बना v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। नेक्स्ट जो होता है हम लेते हैं m, m मीन्स हो जाएगा आपका मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट। ओके, आपको पता है कि सन के सराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट क्यों रिवॉल्व कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, सन एक्ट कर रहा है, राइट। जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो सन की वजह से हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो इस v की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में हम लोग पुटअप करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू एम v की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई r अपॉन टी, तो स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ओके, सो आगे कंटिन्यू किया, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m 2 का स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r। दिस r और ये r जो होगा कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर, राइट। ओके, सो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल गई, और ये जो टी स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा आपका, राइट। सो यहाँ पर एक आपका लास्ट इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी का स्क्वायर। ओके,
अभी यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, बट कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखते जाइए। F इक्वल्स टू m4π² r/t², ये आपका एक फॉर्मूला बना। ओके, सो वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ। कैप्लर्स थर्ड लॉ हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, t² इज इक्वल टू k/r⁴। सो t² इज इक्वल टू k/r⁴। ये वैल्यू हमें t² की वैल्यू को यहाँ से लेना है। सो f इज इक्वल टू m4π² r/t² की वैल्यू क्या है, k/r⁴। ओके, सो यहाँ पर आपका ये r जो है इस एक r से यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग बच गया आपका r²। तो ये आपका एक फॉर्मूला लास्ट में जो बचा, m4π² k/r², राइट। सो हियर आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो m है 4π/k, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये एक कांस्टेंट टर्म है। सो इस कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो एक फॉर्मूला बचेगा, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो यही हमको फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग कैप्लर्स थर्ड लॉ, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फिनिश होता है। ठीक है, सो आज के वीडियो में मैंने जो है आपको जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है आपका सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैप्लर्स लॉ, दैट इज़ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स सेकेंड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। उसका एक क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रिलेट किया, जो कि मैंने बताया कि आपको प्रूव करना था F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो यहाँ पे मैंने उसको आपको प्रूव भी करके दिखा दिया है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में से भी रिफ़र करना है, पढ़ाई करनी है। ओके, आपको ताकि और बेटर तरीके से समझ में आ सके। और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पार्ट 1 के वीडियो में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था ग्रेविटेशन चैप्टर का, उसमें मिस्टेक्स हो गई थी। सो यहाँ पर मैंने उसको कुछ करेक्शन किया हुआ है, मैंने फिर से उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, आप उसको देख सकते हैं। आपका न्यूमेरिकल सेम वही है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 5 का F सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो डेटा था सेम था, टू फाइंड फार्मूला भी सेम है। जो मिस्टेक्स हुई थी वो यहाँ से हुई थी, सेकंड पार्ट कैलकुलेशन के सेकंड पार्ट से। सो यहाँ से मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, करेक्ट करके आपका फाइनल आंसर यहाँ पर मैंने दिखाया है। ओके, दैट्स इट। तो आप अच्छे से पढ़िए ध्यान से, और टेक्स्ट बुक रिफ़र ज़रूर कीजिए। अगर टेक्स्ट बुक रिफ़र करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगी चीज़ें। ओके।